एवरीवन, आज का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है यूपी ट्रिपल एससी पैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आप सभी लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी कर रहे हैं और ये आप सभी जानते हैं कि जो प्रीवियस ईयर होता है वो किसी भी परीक्षा के मतलब संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण योगदान प्रकट करता है। तो उसी के रिगार्डिंग हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रारंभिक जो परीक्षाएं हुई हैं उसकी जो पैट की परीक्षा हुई है 2025 में उसकी मास्टर सेट। देखिए ये आपका जो प्रोविजनल आंसर की है वो वाला है, इसलिए आपको इसमें 4 ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे। इसमें वही आंसर लिखे गए हैं जो आयोग ने माने, इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। अगर मैं अपने तरफ से लेकर आती मतलब जिसमें हम खुद से आंसर अज्यूम करते हैं तो वो आपके बाद में मिसमैच होते हैं। तो इससे आपका माइंडसेट भी वैसा ही बनेगा जैसे आयोग आपका माइंडसेट बनाना चाहता है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, जो विशेषण अपनी विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए उसे हम क्या कहते हैं। देखिए परिमाण की बात आ गई, मात्रा की बात आ गई, तो अवश्य ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण होगा। समय की पहचान सिया राम शरण गुप्त जी की कविता है जिसमें वे डैश के बारे में बताते हैं। नाम से ही क्लियर है, समय की पहचान की बात हो रही है तो समय के बारे में बताएंगे। आदान का विलोम क्या होता है? प्रदान होता है। कितना सिंपल है। चैत्र तद्भव है, उसका तत्सम पूछा जा रहा है, तो चैत्र का जो तद्भव है उसका तत्सम होगा त्रादि। देखिए हमारे कुछ होते हैं जो तत्सम और तद्भव में हमेशा सेम रहते हैं, ता हमेशा त्रा होता है तत्सम में। अगर हम तत्सम वर्ड की बात करेंगे तो वो हमेशा त्रा में ही चेंज होगा। अब इसके अलावा हम नीचे देखते हैं आंखें दिखाना। आंखें दिखाना मतलब क्या होता है? जैसे मम्मियाँ क्या करती हैं, कभी कभी गुस्से में आंखें दिखाती हैं जब हम उनकी बात नहीं मानते हैं, यानी कि गुस्से में देखना। अब देखिए सारांश गद्यांश है। देखिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का वंदन अवश्य रखा। ये क्या संयोग की बात है या हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार ये सब सोचने लगे हों ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया। नाना मतलब होता है अनेक। हम कोई नौसिखिए यानी कि नए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। ये जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए, उलझनों की माया भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं अभी बहुत अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्वयं के बंधनों को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है सो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह हम सब वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चे की गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधिता में नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब कुछ पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो ये है, लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं, अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। मनुष्य ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व अवश्य ही रहा। बात तो सही है। लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है? सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। कालिदास ने क्या कहा था? सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। अब एक और ये हमारा गद्यांश है बच्चों, इसको पढ़ के हमें इसके उत्तर देने होंगे।
चलिए पढ़ते हैं एक बार। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं। इसी प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना दुख और आनंद दोनों की श्रेणियों में रखी गई है। आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, और दुख की श्रेणी में ऐसे मनोविकार हैं जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करते हैं। लोभ से जिसे मैंने आनंद की श्रेणी में रखा है, चाहे कभी कभी और व्यक्तियों वस्तुओं का हानि पहुंच जाए, पर जिस व्यक्ति या वस्तु का लोभ होगा उसकी हानि भय कभी नहीं करेगा। लोभी महमूद ने सोमनाथ को तोड़ा, पर भीतर से जो जवाहरात निकले उसे खूब संभाल कर रखा। नूरजहां के रूप में लोभी जहांगीर ने शेर अफरान को मरवाया, पर नूरजहां को बड़े चैन से रखा। ऊपर कहा जा चुका है, मनुष्य जो ही समाज में प्रवेश करता है उसके सुख और दुख का बहुत सा अंश दूसरों की क्रिया या अवस्था पर अवलंबित हो जाता है। उसके मनोविकारों की प्रभा और जीवन के विस्तार के लिए अधिक क्षेत्र हो जाता है। वह दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होने लगता है। अब देखना यह है कि दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम जितना व्यापक है, क्या उतना ही दूसरों के सुख से सुखी होने का भी है। किसी दुखी मनुष्य के सामने देख हम अपना दुखी होना तब तक बंद नहीं रखते जब तक कि ये मालूम न पड़ जाए कि वह कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है। और ये और बात है कि ये जानकर कि जिससे पीड़ा पहुंच रही है उसे कोई भारी अपराध या अत्याचार किया है, हमारी दया दूर या कम हो जाए। ऐसे अवसर पर हमारे ध्यान के सामने वह अपराध या अत्याचार आ जाता है, और उस अपराधी या अत्याचारी का वर्तमान कलेश हमारे क्रोध की तुष्टि का साधक हो जाता है। सारांश ये कि करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या होता है? क्रोध। करुणा किसके प्रति उत्पन्न होती है? उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। ये हमने ऊपर पढ़ा था। किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं। इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में की जाती है? दुख और आनंद दोनों की। आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसे मनोविकार हैं जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करते हैं। किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी की विशेषता की अपेक्षा नहीं होती, करुणा की बात की जा रही है। अब यहाँ से हमारा और शुरू होता है। महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? पावापुरी में। पुरुष सूक्त 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। ये किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? देखिए हमारे 4 ग्रंथ होते हैं जिसमें सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। तो जो पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद में ही वर्णित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्ययुगीन सभ्यता है, हम सबको पता है। बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण यानी कि अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी? 80 वर्ष की जो अवस्था थी उसमें। आदि पुराण किसी तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है। तो जो आदि पुराण है वो आदिनाथ की है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 20 अप्रैल 1843। लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करने वाले कौन थे? दादाभाई नारोजी। शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष में हुआ? 1893। देखिए ये क्वेश्चन तो आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा था, शिकागो वाला, जो आपके स्वामी विवेकानंद जी का था। यहाँ पे उन्होंने जो अपनी ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया था जिसने पूरे विश्व को हिला डाला था। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? कलकत्ता में। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। विश्व की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? नाइल। देखिए बेसिक लेवल के जीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी होती है? आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। ऊंट अपने डैश में वसा जमा करता है। जो फैट होता है ना वो ऊंट के हम्प में स्टोर होता है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। एक बात और कहूँगी, मैप को एक बार मेमोराइज कर लेना, देख लेना पेपर देने से पहले। 1-2 क्वेश्चन मैप से आ जाते हैं इस तरीके के, साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है। DTM के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या में वृद्धि होती है? तो स्टेज 2 में।
अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? वे देश जहाँ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम हो। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर डैश कर दिया गया। ये जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था, इसका नाम चेंज हुआ 1918 में। अर्थव्यवस्था, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो इसमें हमारा जो वित्तीय संस्थान होते हैं वो इस चीज़ में हेल्प करते हैं। अधिशेष मतलब बचा हुआ जो हमारा होता है। इसके अलावा थोड़ा इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी आपको टफ लग सकती है, बट अगर आपने इकोनॉमिक्स थोड़ा सही से पढ़ रखा है तो आपको ये थोड़ा इजी लगेगा। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की? तो जो हमारी औद्योगिक नीति आई थी 1956 में, यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। डैश प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। देखिए इसमें जो आंसर है वो क्वेश्चन में छुपा है, वो क्या है? तारांकित। देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा डैश के अंतर्गत आती है आर्टिकल 48। देखिए आपके कुछ जो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हो गए आपके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई आपकी, DPSP हो गए, ये सारी चीज़ें तो आपको एकदम बढ़िया से इनके आर्टिकल्स याद होने चाहिए। 70% क्वेश्चन आपका इसमें से ही बन आता है हर बार। भारत का संविधान पहली बार 1928 में डैश के द्वारा तैयार किया गया। कौन थे तैयार करने वाले? मोतीलाल नेहरू जी। डैश बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है आर्टिकल 359। ये जो हमारे लास्ट के 3 आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 359 हो गया। भारत के डैश राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का। ये क्वेश्चन आपका बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये सेम लाइन लिखी हुई है। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात के माध्यम को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा अपने 9th क्लास में। यदि 4D शक्ति का एक उत्तल लेंस यानी कि पावर है वो कितनी 4D है, और -10D शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे जाएंगे तो परिणामी शक्ति क्या होगी? इन दोनों का माइनस हो जाएगा। और क्या होगा? एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? कांच और सिरेमिक। इससे ये लंबे समय तक यूजफुल रहते हैं। हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। गुड़हल के पौधे का फूल क्या है? ये जो हमारा हिबिस्कस प्लांट होता है बच्चों, ये क्या होता है? उभयलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल। अब हमारे यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। मेरी थोड़ी बात सही नहीं है क्योंकि मेरे को कोल्ड हो रखा है, सो प्लीज़ नो इट। 2/5 का परसेंट फॉर्म क्या है? परसेंट फॉर्म लिखने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमने 5 से 100 को घाटा 20 टाइम्स 40, इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अब x और y क्या है? को प्राइम्स नंबर है तो एलसीएम भी क्या होंगे? इनके मल्टीपल होंगे। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या है? सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या क्या होती है? 999। अब उसके बाद हमसे कह रहा है सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या क्या होती है? 10। अब 9 में से 0 गया, 9 बचा, 9 में से 1 गया, 8 बचा और 989। तो हमारा ये आंसर हो गया। अब ये देखिए 49th वाला क्वेश्चन, ये दोनों हमारे यहाँ पे क्या लिखे हैं? सेम है, बट इसमें पॉइंट का इशू है। अब ये आप देखो 2994 को डिवाइड किया गया है 14.5 से, तो 172 आया है। अब इनने क्या किया? एक 2 पॉइंट ऊपर बढ़ा दिए और नीचे भी बढ़ा दिए 1 पॉइंट और। अब ये कैसे डिवाइड होगा बताइए? अब हम इसको क्या करेंगे? अभी इसको आप सिंपल से भी कर सकते हैं पहले, और नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि 2 पॉइंट से 2 पॉइंट से आपने हटा दिए। अब आप बाद में देखो, अब ये हमारा सेम बन गया, 172 आ गया।
अब पॉइंट से 1 के बाद ऊपर जाके लग जाएगा, 17.2 हमारा आंसर बन जाएगा। कौन सी बड़ी संख्या है, √45 या √49? √49 क्या होता है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। 7 में से 1 गया, 6 बचा, तो एक तो 6 हो रही है। 45 इट इज़ ऑब्वियस कि ये 6 से 36, 7 7 जा 49, तो जो 6 से तो ज़्यादा होगी लेकिन 7 से कम होगी ऑब्वियसली, तो 45 ही हमारी बड़ी होगी। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, एक ये पुरुष बना दिया मैंने, इसका परिचय देते हुए महिला कहती है कि ये उसकी माँ की, जो इसकी माँ है, इसकी माँ इससे ऊपर आएगी, मेरे पिता यानी कि इसके पिता की इकलौती बेटी है। तो जो इसकी माँ है वो इसके पिता की इकलौती बेटी है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो जो पुरुष होगा वो महिला का क्या है, बेटा। यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी, अगर हम पहले हम जनवरी के सारे डेज कर लेते हैं काउंट, कितने 30 बचे। 30 को अगर हमने 7 से डिवाइड किया तो कितना बचा, 2 बचा। अब इसी तरीके से हम फरवरी में देखेंगे, हमारा ऑड ईयर तो है नहीं, तो हमारा कितना डिफरेंस आ जाएगा। फरवरी में कितने आ जाएंगे हमारे, 2। फरवरी में हमारा आएगा 28 यानी कि 0, फिर मार्च में 3, फिर हमारे अप्रैल में 2। इस तरीके से हम देखेंगे हमारा आंसर सोमवार निकल के आ जाएगा। जब आप सबके ऑड ईयर्स और डेज काउंट कर लोगे और उसको 7 से डिवाइड करोगे, रिमेनिंग होगा वही हम जनवरी में सोमवार में जोड़ देंगे। और वैसे भी किसी भी, ये एक और ट्रिक भी यहाँ पे लगती है, किसी भी जो नॉर्मल ईयर होता है उसका पहला दिन और आखिरी दिन तो सेम होता है, तो जो दिन 1 जनवरी को होगा वही दिन 31 दिसंबर को भी होगा, बात खत्म। मुकेश सुरेश से लंबा है, मुकेश क्या है, लंबा है सुरेश से, लेकिन राकेश से छोटा है, यानी कि राकेश क्या है, मुकेश से लंबा है। राकेश हरीश से लंबा है, और राकेश किससे लंबा है, हरीश से, लेकिन अमर से छोटा है, यानी अमर क्या है, राकेश से भी लंबा है। उनमें से सबसे छोटा कौन है। अब ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि राकेश को हमने हरीश से भी कहा है, हरीश का बाकी लोगों के साथ कोई संबंध है नहीं, तो हम इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न क्या है, मरकरी। 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है, ऊपर से रैंक आ रही है 15, तो नीचे से आयुष की रैंक कितनी होगी। ओवरऑल बच्चे कितने हैं, 45, तो 15 हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 5 में से 5 के 0 बचा, 3 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, 3 बचा, और +1 कर देते हैं क्योंकि 1 पे तो वो खुद होगा ना। नई दिल्ली में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, विक्टर एक्सेलसन ने। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया, रियाद, सऊदी अरब। जनवरी 2025 में कौन सा आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया, इंडोनेशिया इसमें जुड़ने वाला था, जुड़ा। पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था, उद्यम, एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स, ट्रांसफॉर्मिंग लाइवस्टॉक इकोनॉमी। जितनी भी थीम्स वगैरह होती है ना वो इंग्लिश में याद करा करिए, वो ज़्यादा इजी बनती है। पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया, 29 दिसंबर 2024। बड़ा बेकार क्वेश्चन पूछा गया है। 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तरुण दास को। जैविक विविधता अधिनियम 2023 कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2024 को। 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित दीप गश्ती पोत अमूल्य और अक्षर लॉन्च किए गए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। आशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, इंडियन एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा। दिसंबर 2024 में किस संगठन ने सेफ, सिक्योर, अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट अकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, नीति आयोग ने। ये थोड़ा सा आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, एकदम लॉजिकल पूछा गया है। भारत पाकिस्तान ने 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें जो 3 नदियां थी उनका पानी मतलब 80-20% के रेशियो में दोनों देशों में बटेगा, ऐसा कुछ था।
सिंधु जल संधि बड़ा फेमस है ये। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? आर्टिकल 53 में कहा गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाते हैं? 15 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। विजय स्तंभ कहाँ पर है हमारा? चित्तौड़गढ़ में। देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? गोवा का। एशियाई खेल कितने वर्षों में होते हैं एक आयोजित? 4 वर्ष में एक बार होते हैं। चंद्रयान, देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ चेयर मैन्युफैक्चरर्स 5000। ये हमें एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें जनवरी में 27% मैन्युफैक्चर्ड हुई है इस तरीके से, और ये फिर हमें रेशियो दे रखा है नंबर ऑफ व्हील चेयर टू द ऑफिस चेयर मैन्युफैक्चर का। क्वेश्चन है जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियाँ नहीं बिकी। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे जनवरी में कुल कितनी निर्मित कुर्सियाँ हुई, तो 5000 का निकालना है 27%। कितना निकलेगा? 27 बटे 100 से ये 2 जीरो कट गए, 27 और 5 7 5 35 का ही लगा 3 5 2 10 और 13। ये तो हमारी आ गएंगी 1350 कुर्सियाँ हमारी जनवरी में बनी हैं। सही है। इसमें से हमसे वो कह रहा है 1350 में से कितनी 20% कुर्सियाँ नहीं बिकी। अब 1350 का 20% निकालो। 1350 का 20% कितना आएगा हमारा? 0 से 0 कट गया, 5 2 10 3 2 6 7 2 यानी कि 270। तो हम क्या करेंगे 1350 में से 270 को माइनस कर देंगे, तो हमारी रिमेनिंग कुर्सियाँ आ जाएंगी जो कि बिकी होंगी। ये तो बिना बिकी कुर्सियाँ आएंगी, हमें तो बिकी हुई कुर्सियाँ निकालनी है, तो वो कितनी आ जाएंगी हमारी 12 और 2 से 2 के 0 10 20। तो हमारी 1020 कुर्सियाँ आ जाएंगी जो हमने बेची हैं। इसके बाद वो हमसे आगे क्या कह रहा है कि यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:4 हो, तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या कितनी होगी? अगर वो हमारा 10 20 ओवरऑल, अब देखो ओवरऑल कितनी थी 1350 थी। अब 1350 को 5:4 में भाग करो। 1350 इसको 5:4 में अगर हम बांटते हैं कितना आएगा? 9 9 2 18 9 5 45 यानी कि 5 4 2 8। तो हमारा जो आंसर बाद में निकल के आएगा 780 में। पर चलाने का इशू आ रहा है, अगर मैं ऊपर करती हूँ तो वो हट जाती है कैलकुलेशन, कि हमें कुछ इस तरीके से इसको करना होता है। आप पहले जो निकला है जितना जैसे स्टेप बाय स्टेप कह रहा है उतना करते जाओ बस। मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का रेशियो कितना है? अब मई में जो निर्मित हुई है और जनवरी में निर्मित हुई है उनका रेशियो हमारा कितना आ रहा है? 5:3 आ रहा है। अगर आप चाहेंगे तो मैं DI के ये सारे क्वेश्चन अलग से एक बार डिटेल में करके दिखा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टफ है करना। फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच में अंतर एक बार आपने सॉल्व कर लिया तो आप वो भी अंतर निकाल लोगे। यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है, अगर वो हमने माना x है तो x का 5/8 है, और मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का रेशियो कितना है? 5:3 है। तो जून में निर्मित कुल कुर्सी संख्या कितना आ जाएगा? 550। अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? 50%। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है जिसमें हमें उत्पादों का अंकित मूल्य दे रखा है। सेल फोन का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, स्मार्ट वॉच का हो गया। यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अच्छा यानी कि ये क्या है 15,000 क्या है अंकित मूल्य, उसके क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा की वैल्यू है, और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो कंप्यूटर का लाभ कितना होगा? तो पहले तो इसके अंकित मूल्य क्या है? क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा, तो अगर हम इसमें 20% लेस कर दें तो हमें इसका क्रय मूल्य मिल जाएगा 15,000 का 80% निकाल लो फिर
15 8 सा 120, यानी कि ये 120 जो 12,000 इसका ओरिजिनल था, लेकिन उसने उस पर 15% की डिस्काउंट दे दिया। अब 12,000 जो कॉस्ट प्राइस है किसका, कंप्यूटर का, ठीक है, और इसने अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट दिया है। अंकित मूल्य हमारा 15,000 है, जिसपे उसने 15% का डिस्काउंट देने का मतलब 85%। अब 15 इंटू 85 कितना हो, 15 5 जो 75, क्या ही लगा 7, 15 8 जो 120, 127। तो इससे अभी भी कितने का लाभ हो रहा है, 750 रुपये का लाभ हो रहा है। और 750 रुपये का लाभ कितने पे हो रहा है, ऑब्वियसली 750 रुपये का जो लाभ है वो उससे अब उसके इस पे हो रहा है। दो और हमारा वो कटा के 2% का इसको अभी भी फायदा हो रहा है। यदि सेलफोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है, दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ इतना है, तो दुकानदार द्वारा छूट कितनी दी गई होगी, 800 रुपये। ये इनके सीपी और एमपी का रेशियो दे रखा है। डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत कितना होगा, औसत में हमें पता है हम जितने नंबर ऑफ थिंग्स रखी होती है उससे डिवाइड कर देते हैं जोड़ के। डाइनिंग टेबल का और किसका पूछ रहा है ये हमसे बच्चों, बुक रैक का, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दोगे। स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4,800 रुपये है। यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है, दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट कितनी है, 250 रुपये है। ये 20 क्वेश्चन में आपको अलग से कराऊंगी डेफिनेटली, वेरी श्योर। डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4:5 है। दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है, तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य कितना हुआ आप निकाल सकते हो। नहीं निकाल पाओगे तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख देना डिटेल वीडियो। एक और हमारी आती है DI 88,690। इसमें भी हमें कंपनी के 2 डिपार्टमेंट दे रखे हैं, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है, इन सबको जोड़ के चारों को 20,000, 2400, 1800, 2804 से डिवाइड कर देना, आंसर 1500 आ जाएगा। डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या का अनुपात कितना है। देखो पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या का अनुपात डी वाले सीरीज में देखेंगे। सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है, 43% है। सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिलाओं की कर्मचारियों के बीच का अंतर 1680। ये आपके क्वेश्चन है फिलहाल। अभी एक लास्ट है आपकी ये, रोशन, राई, सरसों, जय, गन्ना, गेहूँ, प्रभाकर का दे रखा है, इतना इतना बोया गया है। रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत है, तो दोनों की फसलों को जोड़ने के बाद दोनों की फसलों को आपस में कंपेयर करना है, 97% आएगा। तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करें, तो तेजा की जितनी फसलें सबको जोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 फसलें, तो 5 से डिवाइड होके औसत निकल आएगा। सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच का अंतर, हमें इन सबके राई और जई का पहले ऐड करना है, फिर उनका एवरेज करना है, फिर उसको डिफरेंस निकालना है। सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और गेहूं के बीच का अनुपात, गेहूं और सरसों सबको जोड़ के उनको रेशियो में बांट देंगे। और किस किसान ने की तीसरी सबसे कम फसल उगाई है, तो वो हमारा कौन है, तेजा। अब ये हमारे इंग्लिश क्वेश्चन आते हैं। रामा गार्डन इन द बी में, अब इसको हमें अरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस में। रामा मे बी इन द गार्डन, रामा गार्डन में हो सकता है। ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट, जिसे कहते हैं क्रू मैमल सुना होगा आपने। व्हाट डू यू यूजली हैव फॉर ब्रेकफास्ट। अब ये एक और है, टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज we have, yet many people struggle to manage it effectively. In today's fast-paced world, students, professionals, and even homemakers face numerous tasks every day. Proper time management help individuals prioritize their activities, meet deadlines, and reduce stress. One of the key benefits of managing time wisely is improved productivity. When people plan their day and allocate a specific time slot for each task,
They tend to achieve more in less time. It also creates a sense of discipline and responsibility. Moreover, effective time management leads to better work balance. When tasks are completed on time, individuals can make space for leisure hobbies and family. This not only boosts happiness but also improve mental well-being. However, poor time management can result in procrastination, missed deadlines, and increased anxiety. Developing time management skills requires practice and consistency. Simple habits like creating to-do list, setting goals, and avoiding distractions can go a long way in making each day more efficient and meaningful. What is the main purpose of this passage? क्या मेन पर्पस दिखा अभी हमें कि टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल्स स्टार्ट इम्प्रूविंग बाय क्रिएटिंग टू डू लिस्ट। देखिए ये हमारा 100 क्वेश्चन का पूरा था कंप्लीट हो गया। अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना पीडीएफ, तो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैं उसको अपलोड करा दूंगी। एंड इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी थोड़ा आवाज़ का इशू है जो कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। एंड डीआई के क्वेश्चंस मैं आपको अलग से करा दूंगी क्योंकि इसमें वो डिटेल से एनालिसिस हो नहीं पाता, थोड़ा दिक्कत होती है। मेरे पास कुछ ऐसा अभी है नहीं कि मैं आपको इतने प्रॉपर वे में करा पाऊँ। सो एंड ऐसे ही अभी 2-4 पेपर्स अभी आप लोग और देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यूपी पैट का पेपर इतना कुछ बाहर के टफ नहीं आता। बस करंट अफेयर्स पे थोड़ा अपना अच्छा पकड़ रखिए, जीएस वगैरह पे, एंड आपके लिए बाकी इजी ही है। इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, हमसे जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।